हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंधियान यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम की। मैं फंडामेंटल राइट्स कवर कर रही हूँ, राइट टू इक्वालिटी कवर हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर से देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। पर्सनल लिबर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा, ये चीज याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के अंडर में हमें कुछ 6 फ्रीडम्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी है वो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, freedom to form association or unions or cooperative societies, freedom of movement, freedom to reside and to settle। अब ये तो 5 हुई, छठवीं का है। छठवीं ये है आपके सामने, फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको हटा दिया गया था, इसको ओमिट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट से, और इसकी जगह कौन सी फ्रीडम आई? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारी फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है, राइट? उन पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट हो जाएंगी तो हम और आप मिलकर उसका कबाड़ कर देंगे, राइट? दूसरे को जीने नहीं देंगे, अपनी ही से ही जिएंगे जैसे जीना है। तो इसीलिए सारी फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। स्टेट लॉ के थ्रू इन फ्रीडम्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। कैसे रेस्ट्रिक्शंस? एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शंस नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जो रेस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है, ठीक है, जिसकी जरूरत है वही रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है स्टेट। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेके 6 तक रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं इन फ्रीडम्स पर, राइट? जो भी हमने अभी राइट्स डिस्कस किया, अभी फ्रीडम्स डिस्कस किया आर्टिकल 19 में, उन पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेके 6 तक लिखे हुए हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रेस्ट्रिक्शन वैलिड है, रीजनेबल है या नहीं है? उसके लिए 2 टेस्ट दिए हुए हैं। पहला टेस्ट ये कहता है कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 जो आर्टिकल 19 का है उसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन लॉ ने इम्पोज किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव या डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो रेस्ट्रिक्शन हो गया हमारी फ्रीडम पर। नहीं, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी होगी लॉ की और रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा फ्रीडम पर। अगर रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है, बिल्कुल आर्बिट्ररी है, बस अपनी मर्जी से थोप दिया गया है लोगों के ऊपर, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम्स देता है वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेन नेशनल्स को नहीं। जो कंपनी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी आर्टिकल 19 में कवर नहीं होगी, उसको भी फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, एक लीगल पर्सन है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप चैनल पर नए आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लॉ के हमारे चैनल पर आने वाले हैं। वीडियोस को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 ये कहता है भारत के सभी सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिला हुआ है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है आपके इस राइट पर। मतलब आर्टिकल 19 में आपको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट भी मिल रहा है, एक फ्रीडम भी मिल रही है, और उसके साथ रेस्ट्रिक्शन भी मिल रहा है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट की सिक्योरिटी पर बात आ गई है तो आपकी ये फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा स्टेट। पब्लिक ऑर्डर पर बात आ गई है तो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना हुई है कोर्ट की, तब भी रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। डिसेंसी एंड मोरालिटी के बेसिस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज हमारे सामने रख सकते हैं फ्रीली। अब क्या सिर्फ बोल कर ही ये किया जा सकता है? नहीं, लिख कर किया जा सकता है, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, बैनर्स के थ्रू भी आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका बेसिकली पर्पस है कि एक इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट कर पाए, डिस्कवर कर पाए सच क्या है आखिर, राइट? अपने सच को समझ पाए एक इंडिविजुअल। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, आपका आरटीआई इसी के अंदर आता है, राइट? आपको सिर्फ बोलना नहीं है, दूसरों को सुनना भी है, राइट? तो वो चीज यहाँ पर इंक्लूड की गई है। इस केस में हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट जो है उसकी कोई भी मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। अब इसका हमें स्कोप समझना है तो हमें केसेस समझने होंगे, राइट? केसेस के थ्रू ही आप इन आर्टिकल्स का स्कोप समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस ही मैं देती हूँ, इसलिए सारे आपको पढ़ने होंगे। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। फोन टैप जो करती है गवर्नमेंट, उसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हमें दिए थे।
जो फोन टैपिंग है वो आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने पावर्स को अनलॉफुली एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। अब इस पर्टिकुलर राइट की कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कहा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस दो आर्टिकल 19 में कहीं एक्सप्रेसली लिखी हुई नहीं है, पर्टिकुलरली लिखी हुई नहीं है, बट लेकिन वो भी इंक्लूडेड है आर्टिकल 19 में। इसीलिए अगर प्रेस के थ्रू आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी को, तो उस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये जो फ्रीडम है ये कहाँ पर दी हुई है? सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। इस पर जो रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ये कहाँ पर दिया हुआ है? क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 19। आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं कहीं भी, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, आप मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, आप पोजेशंस भी निकाल सकते हैं। नॉन वायलेंट होनी चाहिए जो असेंबली है, ठीक है। उसको वायलेंट अगर हो जाएगी तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, जाहिर सी बात है। और किसी भी तरीके का पब्लिक पीस आपको ब्रीच नहीं करना है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को लेकर रेस्ट्रिक्शंस आप पर लगाए जा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर को लेकर आप पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कब एक लॉफुल असेंबली, अभी तक वो लॉफुल थी, कब एक लॉफुल असेंबली अनलॉफुल बन जाती है? ठीक है, अभी तक वो लॉफुल थी लेकिन अब वो अनलॉफुल बन जाएगी। क्यों? ये दिया हुआ है सेक्शन 141 में आईपीसी के, ठीक है। तो कहते हैं 5 या 5 से ज्यादा लोगों की जो असेंबली है वो अनलॉफुल बनने लगती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जब वो 5 या 5 से ज्यादा लोग लीगल प्रोसेस के बीच में आने लगे, लॉ को इम्प्लीमेंट ना करने दें, पुलिस को अपना काम ना करने दें, तो वो असेंबली अनलॉफुल हो जाएगी। ठीक है, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करने, किसी की दुकान में घुस रहे हैं, किसी का सामान जला रहे हैं, किसी के घर में घुस जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनलॉफुल असेंबली। जबरदस्ती किसी चीज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे, पोजेशन कर रहे किसी प्रॉपर्टी का फोर्स के साथ, पूरे किसी को रोक रहे हैं वो करने से जो उसे एक्चुअल में करना चाहिए, वो लीगली बाउंड है करने के लिए, राइट। किसी को ऐसा काम करने से रोक रहे हैं, किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करने दे रहे हैं जो उसको करना चाहिए, या किसी से वो काम करा रहे हैं जो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जबरदस्ती किसी के घर जलवा रहे हैं, जबरदस्ती किसी को झापड़ पड़वा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। ये जो फ्रीडम है आपको कहाँ मिलेगी? सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। इसका जो रेस्ट्रिक्शन है ये हमें कहाँ मिलेगा? क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 19। तो आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फॉर्म कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाए जाएंगे? पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए आपकी एसोसिएशन। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खराब ना करे ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। अब सिर्फ एसोसिएशन बना लें, एसोसिएशन को चलाना भी तो होगा ना, तो एसोसिएशन को कंटिन्यू करने का राइट भी आपको इसी से मिलता है। अब जरूरी नहीं कि एसोसिएशन बनाई ही जाए, अब एसोसिएशन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये जो फ्रीडम है कहाँ दी हुई है? सब क्लॉज डी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिया हुआ है? क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 19। इंडिया की किसी भी टेरिटरी में आप कहीं भी जा सकते हो, राइट। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब, राइट। इनके इंटरेस्ट के लिए भी एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सिटीजन्स को बेसिकली नेशनल माइंडेड बनाने के लिए ये फ्रीडम दी गई थी। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ये आपको फ्रीडम कहाँ देखने को मिलती है? सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। इसका रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा सब क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 19 में। किसी भी इंडिया की टेरिटरी में आप रह सकते हो और वहां सेटल हो सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इंटरनल बैरियर्स हटाने के लिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा जात को लेकर, उन सब चीज़ को लेकर जो भी इंटरनल बैरियर्स थे उनको तोड़ने के लिए इसको लाया गया था। यही ऑब्जेक्टिव है इस फ्रीडम का। याद रखिएगा ये फ्रीडम इमरजेंसी के दौरान आपसे छीन ली जाएगी, उस वक्त आप इधर से उधर ज़बरदस्ती मूव नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये देखने को मिलेगी सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 में। रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 19 में। किसी भी तरीके का प्रोफेशन आप कर सकते हो, ठीक है, फॉलो कर सकते हो, कैरी कर सकते हो किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, कोई ऐसा काम मत करिए जिससे पब्लिक को हार्म पहुंचे, ड्रग सप्लाई करना,
राइट ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। प्रिस्क्राइबिंग प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि वकालत हो गई और मेडिकल हो गया, राइट, डॉक्टर्स हो गए। तो ऐसे में इनको फॉलो करने के लिए, इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल, कुछ प्रोफेशनल आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वो नहीं है आपके पास तो आप इन प्रोफेशन में जबरदस्ती नहीं आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोफेशन है, कुछ ऐसे भी ऑक्यूपेशन जिनको सिर्फ स्टेट ही कैरी कर सकता है, सिर्फ स्टेट ही उनको चला सकता है, राइट, तो उसमें आप एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि वो स्टेट का एक्सक्लूसिव काम है। अब किसी बिजनेस को खोलना, ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना इस फ्रीडम में इंक्लूडेड है, तो किसी बिजनेस को क्लोज कर देना भी इस फ्रीडम में इंक्लूडेड है, ठीक है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सड़क के किनारे एक तरीके से दुकान अपनी लगा के बैठते हैं ज़मीन पर या कैसे भी, उनको प्रॉपरली अब रेगुलेट कर सकते हो, बट उनको एक तरीके से यही अलाउ ही नहीं करना कि तुम यहाँ पे सामान बेच ही नहीं सकते हो बिकॉज वो जगह लोगों के आने जाने की है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत होगी। काऊ के स्लॉटर पर भी बैन लगाया गया था, क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से बैकबोन है इंडियन एग्रीकल्चर की और इकोनॉमी की, इस केस के थ्रू। हम आ चुके हैं आर्टिकल 20 पर, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज जरूर से कर दीजिएगा। जो अक्यूज्ड पर्संस यानी जिन पर ऑलरेडी कुछ चार्जेस लग चुके हैं, उनको क्या रिलीफ देता है ये आर्टिकल, ये हम समझने वाले हैं। पहला रिलीफ देता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का, ये दिया हुआ है क्लॉज 1 में आर्टिकल 20 के। हर लॉ के दो नेचर होते हैं, दो चेहरे होते हैं, पहला है प्रोस्पेक्टिव, दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी चीज को हम प्रोस्पेक्टिव कब बोलते हैं? जब हम उसके फ्यूचर को ध्यान में रख के कुछ चीजें करें, राइट। तो जब कोई लेजिस्लेशन, जब कोई लॉ किसी एक्ट के फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को, फ्यूचर रिजल्ट को, फ्यूचर एक्शन को ध्यान में रख के बनाया जाए तो उसको कहेंगे उस लॉ का नेचर प्रोस्पेक्टिव है, राइट। यानी उस लॉ का असर फ्यूचर पर क्या होगा, फ्यूचर एक्शंस पर कैसा होगा, जब ये चीज हम ध्यान में रख के कोई लॉ बनाए तो हम कहेंगे उस लॉ का नेचर प्रोस्पेक्टिव है। जब लॉ किसी क्रिमिनल के, किसी कॉन्विक्ट के पास्ट एक्ट्स की बात करता है, उसने पहले पिछले टाइम पे क्या किया था, पास्ट में क्या किया था, कौन सा एक्ट किया था, उसकी जब कोई लॉ बात करता है तो उसको कहते हैं दिस लॉ इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। एक चीज बताती हूँ, राइट, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का ये मतलब हुआ बेसिकली सा कि आज जो आपने काम किया, आज जो आपने एक्ट किया, वो आज पनिशेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ए है उसने आज प्रॉपर्टी चुरा ली, ठीक है, 2023 में उसने एक प्रॉपर्टी चुरा ली, लेकिन आज जो है 2023 में प्रॉपर्टी चुराना कोई क्राइम नहीं माना जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, जैसे बाकी एक्ट से वैसी एक चीज है, ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन 2025 में जो लेजिस्लेचर है वो एक एक्ट पास करता है जहां पे वो ये कहता है कि जो चोरी करना है, प्रॉपर्टी की चोरी करना, किसी भी तरीके की चोरी करना, वो पनिशेबल माना जाएगा, वो उस चीज के लिए लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तो अब ए ने सोचा यार जब मैंने चोरी की थी तब तो ये चीज पनिशेबल नहीं थी, क्योंकि अगर पनिशेबल होती तो मैं वो काम करता ही नहीं, तो क्या अब ए को पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसके पास्ट एक्ट के बेसिस पर? ये यहां क्वेश्चन आता है। अब आर्टिकल 20 ये कहता है कि जब कोई पर्सन कोई इलीगल काम करे, कोई गलत काम करे, तो उस वक्त उस गलत काम को जो चीज पनिशेबल बना रही है वो पनिशमेंट उस पर्सन को दो ताकि जस्टिस आ सके। लेकिन वो ये भी चीज कहता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज नहीं ला सकते हो, मतलब लेजिस्लेचर रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज नहीं ला सकता है। भाई उस वक्त अगर उस आदमी ने कुछ गलत किया और उसके लिए कोई लॉ है तो उस लॉ के हिसाब से उसको पनिश कर दो, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली ना करो। मतलब अगर ए ने 2023 में चोरी की और चोरी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, 2025 में जाके चोरी एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, तो ए को सजा 2025 में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए इनोसेंट था उस वक्त। जब 2023 में ए ने चोरी की तो उसको पता नहीं था कि चोरी कोई ऑफेंस होता है, क्योंकि उस वक्त वो ऑफेंस था ही नहीं, वो ऑफेंस बना 2025 में जाके, तो ए को सजा नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज कह रहा है आर्टिकल 20। ये बेसिकली कह रहा है उस वक्त जो भाई सजा प्रिवेल हो रही है, उस वक्त जो लॉ है उसके हिसाब से सजा दो। अगर चोरी वाकई में उस वक्त कोई कानून होता चोरी का तो तुम ए को सजा दे देते, ठीक है, वो चीज सही है। लेकिन
जब फ्यूचर में जाके रेट्रोस्पेक्टिवली आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हो, राइट। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज नहीं बना सकता है लेजिस्लेचर। केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यही चीज कही कि प्रोस्पेक्टिव कॉन्सिक्वेंस पर ध्यान दीजिए। मतलब आपको प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज बनाने हैं, ये चीज ध्यान में रख के बनाना है कि हाँ ये चीज भी फ्यूचर में हो सकती है। अगर चोरी वाकई में फ्यूचर में हो सकती है, लोग चोरी कमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए आज आपको लॉ बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आज चोरी हो गई 2025 में आप जाके लॉ बना रहे हो और लोगों को उस हिसाब से पनिश कर रहे हो, ये चीज नहीं हो सकती है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हमें समझ में आ गया। डबल जियोपार्डी पर चलते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, दोनों चीजों की बात हो रही है, प्रोसिक्यूशन की भी, पनिशमेंट की भी, ठीक है। एक ही बार किसी पर्सन को हर सेम ऑफेंस के लिए आप 2 बार प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं कर सकते हो। अगर मैंने एक बार चोरी की तो मुझे एक बार सजा मिलेगी ना, उस चोरी की वही सेम ऑफेंस की मुझे बार बार सजा क्यों मिलेगी? यही सेम चीज कह रहा है डबल जियोपार्डी। बेसिकली अक्यूज्ड पर्संस के भी कुछ राइट्स होते हैं, राइट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया है। उन पर एडिशनल पेनाल्टीज न लगे, बार बार लीगल एक्शन करके उनका एक तरीके से हरासमेंट ना हो, इसकी बात करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसेंशियल्स क्या है डबल जियोपार्डी के? पर्सन शुड ऑलरेडी बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यानी एक तरीके से उस पर्सन पर पहले ही कोई चार्ज लग चुका होना चाहिए, वो अक्यूज्ड होना चाहिए किसी ऑफेंस का। उसके अगेंस्ट एक तरीके से किसी कोर्ट के सामने या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने केस चल रहा होना चाहिए, चल चुका होना चाहिए। और जो केस चला था कोर्ट में या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो पनिशमेंट होना चाहिए, उसको वाकई में कोई पनिशमेंट मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट, उसका जो ऑफेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी पिछली बार जिस चीज के लिए सजा मिली थी इस बार भी उसी चीज के लिए उस पर केस किया जा रहा है, तो वो ऑफेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ पर जो एपेलेंट है वो कुछ गोल्ड लेकर आया था इंडिया में, जिसको कि कन्फिस्केट कर लिया गया था सी कस्टम्स एक्ट के अंडर में। तो कोर्ट ने कहा जो सी कस्टम्स अथॉरिटीज हैं वो कोई कोर्ट नहीं है, जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है, इसीलिए जो उनका जजमेंट आया वो जुडिशियल कैरेक्टर का था ही नहीं, तो यहाँ पर डबल जियोपार्डी अप्लाई ही नहीं होगी, राइट। इसीलिए जो ये एपेलेंट है इनको वापस से इन पर केस चल सकता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के अंडर में। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20। मतलब एक चीज का ध्यान रखना, लॉ में बहुत ज्यादा कॉमन सेंस इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अपना कॉमन सेंस यहाँ पे लगाते रहना, ये बहुत इजी चीज है। ये बेसिकली कह रहा है कि जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उसको जबरदस्ती आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि तुम अपने अगेंस्ट विटनेस बनो, राइट। मान लो मैंने क्या कहते हैं कोई क्राइम किया, ठीक है, मैंने मान लो कुछ चोरी वोरी की, तो पुलिस मुझे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकती कि तुम उगलो कि तुमने चोरी की, अपने अगेंस्ट तुम विटनेस बनो, बताओ खुद की तुम्हारे पास क्या क्या सबूत है कि तुमने चोरी की, खुद ही के अगेंस्ट विटनेस बनो। ऑब्वियसली वो मैं नहीं करूंगी, राइट, मैं क्यों अपने अगेंस्ट खड़ी होंगी। तो वही वो चीज कह रहा है कि प्रोहिबिट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट गवाही दे, बस यही चीज वो कह रहा है। अब यहाँ पर ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी कि मेरा थंबप्रिंट नहीं लिया जा सकता, मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सकते हैं, मेरी वॉच, ब्लड सैंपल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, फिजिकल चीजें जो भी है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट हाँ, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरी पर्सनल नॉलेज वो इसमें इंक्लूडेड है। मेरी पर्सनल नॉलेज से मैंने जो चीजें की है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि वो चीजें कोर्ट में मेरी अगेंस्ट यूज की जा सकती हैं। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, काफी इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे जो अक्यूज्ड है उसने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स की वैलिडिटी पर चैलेंज उठाया था, जैसे कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ये जो टेस्ट होते हैं इन पर एक तरीके से सवाल उठाया था कि वाकई में ये वैलिड है, क्योंकि ये जो राइट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, इसको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि नार्को एनालिसिस में आप एक तरीके से अपने होश में नहीं रहते हो, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप सच बोलते चले जाते हो, जो भी होता है। तो क्या ये चीजें मेरे अगेंस्ट नहीं यूज हो सकती हैं कोर्ट में? तो उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाया गया था इस केस में। तो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी इन टेस्ट के रिगार्डिंग। कुछ गाइडलाइंस मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। अक्यूज्ड पर्सन को एक ऑप्शन देना चाहिए कि वाकई में क्या वो ये टेस्ट अवेल करना चाहता है, क्या वो इस टेस्ट के लिए रेडी है, क्या उसे ये टेस्ट वाकई में ही देना है। और ये जो उसका कंसेंट होगा टेस्ट को लेके, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। जब मजिस्ट्रेट उसका कंसेंट रिकॉर्ड कर रहा होगा तो उसका लॉयर भी उस वक्त प्रेजेंट होगा।
जब ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो इस टेस्ट को कौन कंडक्ट करेगा? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी, जैसे कि हॉस्पिटल, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लॉयर। लॉयर भी उस वक्त प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हम नहीं छीन सकते हैं, राइट? लेकिन अगर इनको आपको छीनना है, वाकई में इनको डिप्राइव करना है आपको किसी पर्सन से, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को आप फॉलो करोगे। यानी जो लॉ ने प्रोसीजर बनाया हुआ है, जो स्टेप्स दिए हुए हैं, उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही इनको आप छीन सकते हो किसी पर्सन से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये हर पर्सन के पास अवेलेबल है, हर सिटीजन को अवेलेबल है, हर फॉरेन नेशनल को अवेलेबल है। इवन इसको हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ये लिख लो कहीं, ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एज वेल। अभी जो रीसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया है जो आर्टिकल 19 और 21 है वो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। कौन से हैं वो दो फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 19 एंड 21। वो न्यूज आप जरूर से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। इस आर्टिकल का हमेशा से स्कोप बढ़ता ही गया, ये जलेबी की तरह है यार, फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो उसका स्कोप समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। बेसिकली यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी में राइट टू मूव फ्रीली को इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट इज खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 1964। अब यहाँ पर राइट टू मूव फ्रीली को इंक्लूड किया गया। जितनी भी नेसेसरी फ्रीडम्स है इंडिविजुअल की, उसको आर्टिकल 19 में इंक्लूड किया जाएगा। मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। लेकिन उसके पहले सारे नोट्स, मेरे वीडियोस के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉमेट यू लीगल गाइड पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वहां पर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री एंड इनसाइड द कंट्री मस्ट बी इंक्लूडेड इन पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन किया गया आर्टिकल 21 का, और उसमें बहुत सारे राइट्स इंक्लूड किए गए। और अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है इस राइट पर, तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही हो पाएगा। जो लॉ ने प्रोसीजर्स दिए उसके अकॉर्डिंग ही आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो इस राइट पर। और ये जो रेस्ट्रिक्शन होगा ये फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। ये 3 शब्द आप जरूर लिखेंगे, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। फैंसीफुल, मर्जी से लगा दिया, ऑप्रेसिव और आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस नहीं चलेंगे। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ने एक तरीके से ह्यूमन डिग्निटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया और कहा कि जो 377 है सेक्शन आईपीसी का, वो आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 को वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेक्शन है वो सेक्सुअल एक्ट्स को प्रोहिबिट करता है एलजीबीटी अडल्ट्स के बीच में। अब वो अडल्ट्स है, अपने फ्री कंसेंट से वो ये सारे एक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें इलीगल नहीं माना जाएगा। यानी होमोसेक्सुअलिटी को अब इलीगल नहीं माना जाता है इस केस के बाद से। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। जो फोन टैप किए जाते हैं वो सिर्फ हायर अथॉरिटीज ही कर सकती हैं, स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही कर सकते हैं। और ये तभी कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, और ये चीज 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो फोन टैप किया गया है, जो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, उसको जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए अगर अब उनका यूज नहीं रह गया है तो। रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी एंड अदर्स 2012। ये मेरा मनपसंद केस है और उसका मैं काफी बार इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है अगर किसी पर्सन की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो उसको एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, और ये उसके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। इसलिए जो लोग सो रहे हैं उनको जबरदस्ती एक तरीके से उठाना, टॉर्चर करना, ये चीज गलत होगी, अनलॉफुल मानी जाएगी इस चीज के अकॉर्डिंग। श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। यहाँ पे कहा गया जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आईपीसी का सेक्शन 309 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की, और 306
उस चीज को पनिशेबल बनाता है, राइट। अगर सुसाइड कर लेते हैं, चले जाते हैं, तब तो ठीक है। अगर बच जाते हैं और किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो आपको इसकी सजा मिलेगी। और इस चीज को कोर्ट ने लीगल माना क्योंकि सुसाइड एक अननेचुरल टर्मिनेशन है लाइफ का। मतलब ये नेचुरल डेथ नहीं है आपकी, आप खुद ही अपनी लाइफ को खत्म कर देना चाहते हैं और ये चीज राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाती है, ठीक है। हुसैन आरा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979। यहाँ पे कहा कोर्ट ने कि ठीक है, स्पीडी ट्रायल ये जो पर्टिकुलर राइट है ये दिया हुआ नहीं है, कहीं भी किसी भी फंडामेंटल राइट में नहीं है, लेकिन ये इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 के स्कोप में। यार ऐसे बहुत सारे राइट्स है जो कहीं दिए नहीं हुए, एक्सप्रेसली लिखे हुए नहीं है, बट वो इंक्लूडेड है, ठीक है। इसलिए स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस में और रीजनेबल, फेयर और जस्ट ट्रायल वो होना चाहिए। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 1997। काफी सारे कॉलेजेस में विशाखा कम्युनिटीज भी बनी हुई हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। कोर्ट ने एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया और कुछ गाइडलाइंस दी उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब ये गाइडलाइंस सारी तो नहीं है, कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं। जहां पे लड़कियां काम कर रही हैं उसके एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी और वहां के लोगों की ड्यूटी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करें, उसको रोकें। जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाने चाहिए और मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी चाहिए। लड़कियों में और ज्यादा एक तरीके से इस चीज को लेके अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। नेक्स्ट इज मिस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 1992। इसको कैपिटेशन फी केस भी कहा जाता है। यहाँ पे हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इलीगल है किसी भी पर्सन से, किसी भी स्टूडेंट से कैपिटेशन फी चार्ज करना किसी भी सर्कमस्टांस में, ठीक है, बिकॉज राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। फाइनली हम आखिरी आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम का, दैट इज सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो, नोट्स भी दे रही हूं तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। कुछ केसेस में जहां गलत तरीके से अरेस्ट हो जाते हैं लोग, उन केसेस में उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है ये आर्टिकल। सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर ही अप्लाई होता है। पहला AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। अब यहाँ पर जो पेटिशनर है उसने कहा कि मेरा जो अरेस्ट हुआ है, डिटेंशन हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ है, वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19 और 21 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिटेंशन किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, बस वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते हुए तुम्हारा डिटेंशन हुआ है तो वो डिटेंशन गलत नहीं है, भले ही किसी भी ग्राउंड पर हुआ हो। फिर आया मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन हुआ पर्सनल लिबर्टी का। फिर आता है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अरेस्ट एंड डिटेंशन के केस में कुछ वाइड एक तरीके से गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने। कस्टोडियल टॉर्चर के भी बारे में इस केस में बताया गया। राइट्स क्या है अरेस्टेड पर्सन्स के, देखो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस लिए किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो ये उसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो वो पर्सन भी ये चीज पूछ सकता है और पुलिस को बताना पड़ेगा। राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, आप एक तरीके से अपने चॉइस का लॉयर हायर कर सकते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट, आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए क्योंकि आपका अधिकार है, ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा आपका डिटेंशन नहीं हो सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना होगा। कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस कुछ दिए हुए हैं क्लॉज 3 में आर्टिकल 22 के। ये कहता है क्लॉज 1 और 2 में, ठीक है, जो भी राइट्स मेंशन्ड है वो उस पर्सन पर अप्लाई नहीं होंगे जो एनिमी एलियन के साथ मिला हुआ है, ठीक है, जो हमारे एनिमीज है उनके साथ मिला हुआ है, और जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में डिटेन किया गया है। एक तो उस पर्सन पर अप्लाई नहीं होंगे जो कि एनिमी एलियन से मिला हुआ है या खुद ही एनिमी एलियन है। दूसरा, उस पर्सन पर अप्लाई नहीं होंगे जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में डिटेन किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक तो सिनेरियो होता है जो हम सबको पता है कि किसी पर्सन ने क्राइम किया, उसको पुलिस धर के ले गई, पकड़ के ले गई। एक होता है अभी क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम हो सकता है और उस पर्सन को पुलिस पकड़ कर ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चला कि कहीं पर टेररिस्ट है, ठीक है, वो टेररिस्ट अभी कुछ किए नहीं है, अभी उन्होंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, लेकिन वो टेररिस्ट है और वो फिराक में है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे कहीं, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में पुलिस डिटेन करके ले जाएगी, क्योंकि वो लोग कर सकते हैं।
इसके नाम से समझो, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंट कर रहा है किसी चीज को, क्राइम होने को प्रिवेंट कर रहा है, राइट। अभी क्राइम हुआ नहीं है लेकिन वो हो सकता है, इसलिए उस सिचुएशन पैदा ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उस पर्सन को पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो अगर क्राइम हो जाता, ठीक है, क्राइम कमिट कर देता, तब तो भाई हमें इलाज करना पड़ता ना, जो भी लोग एक तरीके से उसमें घायल आयल होते। लेकिन अगर उसको हम प्रिवेंट कर ले, वो क्राइम होने ही ना दे, उस पर्सन को पहले ही ले जाएं, तो वो इस चीज में कवर होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे एक्ट्स हैं। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987 ताड़ा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, यह बोर्ड एग्जाम के केसेस में भी अप्लाई होने लगा है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कोटा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उस पर्सन को जिसको कि इसमें लेकर जाया गया है, ठीक है। उसके भी कुछ राइट्स होंगे। भी किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ रहे हो, भी उसने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ऐसे हमें लग रहा है कि वो कुछ कर सकता है, तो भाई उसके भी कुछ राइट्स हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड क्लॉज 4। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 4 है वो ये कहता है किसी भी पर्सन को जिसको अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा है उसको 3 महीने से ज्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते हो, unless an advisory board reports a sufficient cause for such detention। ठीक है, जब तक एक एडवाइजरी बोर्ड आपको ये सफिशिएंट कॉज नहीं बता देगा डिटेंशन का, तब तक आप उसको 3 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो। 3 महीने से ज्यादा अगर आपको उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में होल्ड करना है तो उसके लिए सफिशिएंट कॉज की जरूरत है, ठीक है, जो कि एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट से पता चलेगा। किसी भी पर्सन को अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ रहे हो तो उसको बताओ, ग्राउंड्स बताओ कि किस बेसिस पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, और जितनी जल्दी आप उसको बताएंगे उतना अच्छा होगा, ताकि वो अपने के लिए एक लॉयर हायर कर सके जो उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। जिस वजह से लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन से नफरत करते हैं, एनएसए से नफरत करते हैं, वो है क्लॉज 6। ये क्लॉज एक एक्सेप्शन है क्लॉज 5 का। क्यों? क्योंकि क्लॉज 6 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को आप डिटेन कर रहे हो प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उसको वो रीजंस डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। क्लॉज 6 ये कहता है अगर किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप पकड़ रहे हो, ठीक है, तो वो उसको चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। मतलब अगर मैं आपको पकड़ रही हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में, इस अथॉरिटी के अंडर में, तो अगर वो जो रीजन है जिस वजह से मैं आपको पकड़ रही हूँ पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगी, राइट। मतलब मैं बेवजह भी आपको पकड़ कर जा सकती हूँ, रीजन भी नहीं बताऊंगी, बोल दूंगी वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है, और वही काफी बार होता है इसके अंदर। क्लॉज 7 उससे भी डेंजरस है, क्योंकि ये वो सर्कमस्टेंसेस बताता है कि यहाँ पे एक तरीके से जो पार्लियामेंट है वो सारे सर्कमस्टेंसेस, वो सारी कैटेगरीज बता सकता है जहां पर किसी पर्सन को बियॉन्ड 3 मंथ्स होल्ड करके रख सकते हैं विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। मतलब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी पर्सन को अगर 3 महीने से ज्यादा आपको होल्ड करके रखना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लगेगा। लेकिन क्लॉज 7 में पार्लियामेंट जो है वो ऐसी कैटेगरीज और सर्कमस्टेंसेस बना सकता है, ऐसी कैटेगरीज और सर्कमस्टेंसेस दे सकता है जहां पर एक तरीके से किसी पर्सन को आप 3 महीने से ज्यादा पकड़ कर रख सकते हो और एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की भी जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे तो कोई भी सर्कमस्टेंसेस दे सकता है पार्लियामेंट, किसी को भी पकड़ सकता है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा गलत यूज होता है। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट, ऑल्सो नोन एज NSA केस, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट केस। 4:1 की मेजोरिटी से NSA एक्ट को एक तरीके से वैलिड माना सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके ऑर्डिनेंस को भी वैलिड माना। ये बेसिकली एक्ट जो एक तरीके से आर्बिट्ररी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को लेके लोगों को डिटेन करने की बात करता है। इसमें कुछ डायरेक्शंस भी दिए कोर्ट ने, जैसे पर्सन को डिटेन करने के बाद उसकी जो प्लेस है या कहाँ पे उसको डिटेन किया गया है, क्या रीजन है, वो उसके जो नियर बाय रिलेटिव्स हैं उनको बताना चाहिए, इस वजह से डिटेन किया गया है। ही मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दोज कॉन्विक्ट्स, ठीक है। He should be treated according to the civilized norms of human dignity. So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.